नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में मैंने सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड और चेक बैलेंस के बारे में बात की थी। तो आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताऊंगा। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि जैसे भी हमारा देश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी होती है। तो अगर कोई भी आर्गन्स, चाहे लेजिस्लेचर की लॉ मेकिंग हो या एग्जीक्यूटिव का इम्प्लीमेंटेशन हो उन लॉ का, अगर वो जस्ट नहीं है, अगर वो आर्बिट्रेरी सब तरीके से पेश कर रहे हैं या फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है या जानबूझकर जो है मनमानीपन तरीके से किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट कर दे रहा है जो सोसाइटी के लिए अनजस्ट है, अनइथिकल है, आर्बिट्रेरी ने शो कर रहे हैं या एक्सेसिव पावर का यूज कर रहे हैं, तो जहाँ पे जुडिशरी अपनी हस्तक्षेप करके दखल करती ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो प्रिंसिपल है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यू है, राइट्स की वैल्यू हो, चाहे वो फ्रीडम की वैल्यू हो, चाहे वो लिबर्टी की वैल्यू हो, चाहे यूनिटी इंटीग्रिटी के जो प्रिंसिपल हैं उनका ख्याल रखते हुए साथ ही साथ जो जस्टिस की भावना है उसको किस प्रकार से जिंदा रखना है, जिससे जो कॉन्स्टिट्यूशन का मूलभूत संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके साथ खिलवाड़ न किया जा सके। मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को इतना भी ज़्यादा पावर न दी जाए या इतना भी ज़्यादा उनको जो है अनलिमिटेड हर चीज़ करने के लिए या कोई भी एक्शन लेने के लिए बाध्य किया जाए, जिससे जो है और भी जो आर्गन्स हैं वो पूरी तरीके से मनमानी तरीके से काम करना शुरू कर दें। तो जब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की मनमानीपन को रोकने के लिए जो न्याय की मंदिर है, न्याय की व्यवस्था है या हमारी कोर्ट सिस्टम है वो दखल अंदाजी करती है, तो इसी को हम बोलते हैं कि जुडिशरी के द्वारा अब रिव्यू किया जा रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में ये लॉ सही है कि नहीं सही है, आर्बिट्रेरी तो नहीं है, अनजस्ट तो नहीं है, अनइथिकल तो नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। तो यही जो सारे प्रोविज़न होते हैं ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आते हैं, जहाँ पावर होती है कानून के पास, लॉ मेकिंग जो हमारी जुडिशरी इंटरप्रेट करती कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट में है कि नहीं है, ये फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं, कि पर्सनल की लिबर्टी जो है, पर्सन की लिबर्टी या रूल ऑफ लॉ है उसका पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है या कोई भी आर्डर है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव आर्डर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर हो या कोई भी हस्तक्षेप है जहाँ मनमानी तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, चाहे वो माइनिंग का एक्सप्लॉइटेशन हो, चाहे नेचुरल रिसोर्स का हो, या महिलाओं की वॉइस हो, या महिलाओं के राइट्स हो, या कोई जस्टिस की बात हो, या सोशल जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए जुडिशरी जो है वो दखल करती है, जिससे हर प्रकार से जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं, पब्लिक के राइट हैं, फंडामेंटल राइट हैं या उसके नेचुरल राइट्स हैं या उसकी जो डिग्निफाइड लाइफ है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, और संविधान की गरिमा का जो पालन है, संविधान जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जा सके, कैसे सारे जो फंक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट के दायरे में ही परफॉर्म किए जाएं। तो यही सारी बात जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आती है। जुडिशियल रिव्यू जरूरी क्यों है? क्योंकि किसी भी देश में जहाँ चेक और बैलेंस नहीं होगा, जहाँ एक राजा जो है जो सर्वशक्तिमान है वही लॉ बना रहा है, वही लॉ का पालन भी कर रहा है, वही इम्प्लीमेंट कर रहा है, वही सारे डिसीजन ले रहा है, जो है कभी कभी मनमानी तरीके से पेश आने लगता है। तो जब कोई आदमी पावर किसी आदमी को दे दी जाती है तो पावर आदमी को करप्ट कर देती है, क्योंकि जब एब्सोल्यूट पावर हो जाता है तो एब्सोल्यूटली करप्ट, क्योंकि पावर का नाम ही है एक तरीके से उसका काम ही है बढ़ना। तो जो चीज़ बढ़ेगी उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रोविज़न होना चाहिए, नहीं वो कुछ दिन बाद आर्बिट्रेरी ने शो करने लगेगा। कि बड़े सारे एग्जाम्पल हैं, हिस्ट्री में उठा के देख लीजिए, जैसे अंग्रेज़ों ने अपने पावर का गलत यूज करके हिंदुस्तान में इतने दिन कब्जा करा, बड़े बड़े राजा जो हैं उन्होंने कब्जा करा। तो उसी प्रकार से आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है जो रूल ऑफ लॉ से चलती है कि लॉ के नीचे सब है, लॉ के ऊपर कोई नहीं है, चाहे राजा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पुअर हो, चाहे रिच हो,
तो ये सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई भी आर्गन जो है अपनी सुप्रीमेसी न दिखा सके, कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले जो रक्षक है वही भक्षक ना बन जाए, तो उस रक्षक या सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मेंटेन करने के लिए, जैसे जॉन लॉक का लिमिटेड गवर्नमेंट है कि लिमिट में गवर्नमेंट रहेगी, तो हर चीज़ को चेक किया जा सकेगा। जो हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट हैं, या कोई भी एक्शन है, चाहे वो लेजिस्लेचर का एक्शन हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर अपनी लॉ मेकिंग पावर का यूज करते हुए किसी जो हर जगह अनावश्यक जो है लॉ मेकिंग ना करने लगे। जैसे हम लोग 245 में सेंटर स्टेट में रिपग्नेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कलरेबल लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ते हैं, एक हार्मनी मेंटेन की जा सके, जो हम हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा रक्षक है, जो देश की पूरी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है, सारे लोगों को राइट्स देता है, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं, वो सुप्रीमेसी बनी रहे, सारे जो आर्गन्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट में, दायरे में रह के ही परफॉर्म किए जा सके, जो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हमारे रीट का अधिकार है, कोई भी फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट कर रहा है तो उसको स्टक डाउन कर देना, या जितना ला फंडामेंटल राइट के पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको हटा देना। जैसे हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ सिविलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना जिससे डिक्टेटरशिप हटाई जा सके, पीस हार्मनी मेंटेन हो सके, सोशल चेंज आ सके, डेमोक्रेसी पे लोगों का फेथ बढ़ सके, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आ सके, पावर का गलत यूज ना किया जा सके, जैसे कैपिटलिज्म वाले हैं, वेलफेयर की बात होनी चाहिए, सब लोगों का साथ, सबका विकास होना चाहिए, सब लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, डिग्निफाइड लाइफ देनी चाहिए, जो स्टेट है वो पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए, समय समय पर चेक बैलेंस करते रहना चाहिए, जिससे जो आर्गन है वो आर्बिट्रेरी तरीके से पेश ना आए। जैसे फिलोसफिकल फाउंडेशन में जॉन लॉक रूल ऑफ लॉ की बात करता है कि पूरी कानून की व्यवस्था से ही देश को गवर्न करना चाहिए, डेमोक्रेसी को चलाना चाहिए, सिस्टम को चलाना चाहिए, देश की जनता फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर लॉ ही ख़त्म हो जाएगी तो लॉलेसनेस आ जाएगी, एब्सोल्यूटनेस आ जाएगी, पावर एब्सोल्यूट हो जाएगी तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी, केओस पैदा हो जाएगी, टायरनी आ जाएगी, हर जगह जो है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होने लगेगा, एक दूसरे को लोग दबा देंगे, उनका जो है पूरा जो सिस्टम है वो चरमरा जाएगा। तो जिससे जो है पूरी तरीके से क्या आ जाएगा, जंगल ने जो है सोसाइटी बन जाएगी, सिविलाइजेशन जो है वो पूरी तरीके से समस्या में आ जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्राइन है उसको समस्या हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए फिलासफर जॉन लॉक ने कहा था कि व्हेनेवर लॉ इज एंड, जहाँ लॉ ख़त्म हो जाता है वहीं से टायरनी की शुरुआत हो जाती है, वहीं जॉन लॉक का ये कॉन्सेप्ट है। इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर पे जोर दिया मॉन्टेस्क्यू ने। एवी डाइसी ने कहा कि कोई कितना भी बाहुबली हो लेकिन वो लॉ के नीचे ही रहेगा, लॉ सुप्रीम है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, प्रोसीजर एक ही चलेगा, सीआरपीसी आईपीसी सबके लिए सेम रहेगी और पूरे इंडिया में उसकी इन्फोर्सिबिलिटी होगी। हिस्टोरिकल ओरिजिन में मैग्ना कार्टा तो पहले किंग के पास पावर था, फिर 1689 में इंग्लिश बिल ऑफ राइट के पास ये अधिकार आया कि भैया पार्लियामेंट की कंसेंट से हम कोई टैक्स नहीं देंगे। तो ये जुडिशियल रिव्यू के धीरे धीरे आधार बने, जैसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 1776 में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जो है 1803 में मडबरी मेडिसन का केस है जहाँ से जुडिशियल रिव्यू का बर्थ माना जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू को एडाप्ट किया गया 1950 में। पहले किंग लॉ बनाते थे, पीपल के राइट को रिकॉग्नाइज करते थे, जो डिवाइन राइट की थ्योरी थी, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम बना, सोवरेनिटी जो है अब वो लोगों के पास आई, तो पार्लियामेंट हो गया, लोगों का इंस्टीट्यूशन के प्रति लोगों ने अपनी बिल स्टेट के सामने सरेंडर करी, जैसा कि जॉन लॉक का मानना है। इसकी वजह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना। तो ये सारी चीज़ें हैं
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि अगर कोई भी ला, आर्टिकल 13 हमारा बताता है सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर कोई भी ला इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट का के साथ नहीं चल रहा है तो वो पूरी तरीके से उतना पार्ट जो है वो वाइड है। जैसे हम सिविलिटी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडी में अगर आपके राइट का कोई उल्लंघन करे, कोई आर्डर मनमानी पास कर दे, कहीं माइनिंग इलीगल एक्सप्लॉइटेशन होने लगे, किसी के साथ जो है किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन या शोषण या गुलामी कराई जाए तो उसके लिए वो कहाँ जाएगा, उसके राइट कैसे प्रोटेक्ट होंगे? उसके लिए वो रिट दायर कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के लिए। वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और 226 में हाई कोर्ट में कुछ अदर राइट के लीगल राइट के साथ वो अपनी रेमेडी को क्लेम कर सकता है, जिससे टायरनी आर्बिट्रेरीनेस ना है। जैसे एडीएम जबलपुर के केस में मामला हुआ कि इमरजेंसी के समय राइट को सस्पेंड कर दिया गया, या आर्बिट्रेरी तरीके से रूल ऑफ लॉ की जो बात है इलेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया, जिसमें हम इंदिरा गांधी राजनारायण का केस है, स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर सकते हैं अगर कोई आर्डर या कोई आपकी डिक्री या और कोई आपके राइट का उल्लंघन हुआ है। सारे जो लॉ हैं वो स्टेट के बाइंडिंग होंगे। आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल जस्टिस के लिए जो है कंप्लीट जस्टिस के लिए इक्विटी की न्याय संगत का यूज करते हुए जो हमारा कानून है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, वो कोई भी आर्डर कोई भी जो है डिक्री पास कर सकती है कंप्लीट जस्टिस के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से लागू होता है। हाई कोर्ट में हम रिट जुडिक्शन फंडामेंटल राइट अदर राइट के लिए डाल सकते हैं। लेजिस्लेटिव में डिस्ट्रीब्यूशन पावर का यूज किया गया है, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस की बात की गई है, रिपग्नेंसी की बात की गई है, कलरेबल लेजिस्लेशन की बात की गई है, और भी जो कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और अगर कोई भी जो है फंडामेंटल राइट के विरुद्ध कोई भी चीज़ें जा रही हैं तो उसमें पार्लियामेंट अमेंड भी कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा केशव नंदा भारती है, बेसिक स्ट्रक्चर में कई सारी चीज़ें जैसे रूल ऑफ लॉ है, फेडरलिज्म है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात की गई है, इसके बाद डेमोक्रेसी की बात की गई है। इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक प्रकार से इमारत है। अगर यही गिर जाएंगे तो पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू है, कॉन्स्टिट्यूशन ढांचा है, वो धड़ाम हो जाएगा। स्कोप यही है कि अगर किस पर लागू होगा लेजिस्लेटिव एक्शन, अगर कोई स्टेट जानबूझ के आर्बिट्रेरी एक्सेसिव पावर का यूज कर रही, कोई आर्डर जो है इलीगल है, बिना किसी उसके दिया गया है, कोई उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेवेंस या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, या एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट बॉडी जानबूझ के जो है एक्सेसिव पावर का यूज करती हैं, मनमाने डिसीजन पास करती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी लिमिट में रहकर किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाए जानबूझ के, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो राष्ट्रपति मनमानी तरीके से नहीं कर सकता। इसमें जो केस है वो बड़ा इम्पोर्टेंट केस है सार्वभौमनई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें इमरजेंसी के समय ऑर्डिनेंस को कैसे पास किया जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है। कोई भी रूल्स हो, कोई भी रेगुलेशन हो, कोई भी उपविधियाँ हो, बाइला हो, उनको अगर एक्सपर्ट लोगों के द्वारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किया जा सकता है तो इन सारी चीज़ों पे, चाहे वो लेजिस्लेटिव एक्शन हो, चाहे एग्जीक्यूटिव एक्शन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें, उन पे जो है जुडिशियल रिव्यू का यूज किया जा सकता है। ग्राउंड स्टैंडर्ड ऑफ रिव्यू वही है कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस वहाँ लॉ बनाने की नहीं है फिर भी बना रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हो, आर्टिकल 14 का इक्वल प्रोटेक्शन रूल ऑफ लॉ को नहीं फॉलो कर रहे हो, जो हमारा नेचुरल जस्टिस न्याय संगत इक्विटी के आधार पे है, उसका अगर वायलेशन हो रहा है तो हम जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं। अगर कोई लॉ प्रोपोर्शनैलिटी का ध्यान नहीं रख रहा है या अनरीजनेबल तरीके से यूज किया जा रहा है तो कलरेबल लेजिस्लेशन जो चीज़ डायरेक्टली मना की जा रही है उसको इनडायरेक्टली नहीं किया जा सकता है। जहाँ ग्रहण लगे हैं वो फंडामेंटल राइट से अलग है, सिर्फ उस उतना कॉन्सेप्ट की कोई वैल्यू नहीं है। वो इनऑपरेटिव पार्ट है जिसमें तमाम केस है, दीपचंद का केस है, FN बलसारा का केस है, तो ये सब केस हैं।
मैडवेरी मेडिसन के केस में जुडिशल रिव्यू को इस्टेब्लिश किया गया। AK गोपालन में फंडामेंटल राइट के व्यू को नैरो कर दिया गया कि जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ही चलेगी। प्रोसीजर जो है वो इस्टेब्लिश बा फेयर और रीजनेबल, ये सब चीज़ें जो मेनका गांधी का है उसी का नैरो व्यू देता है। शंकरी प्रसाद में पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के। सज्जन सिंह में कहा गया कि शंकरी प्रसाद को ही रीअफर्म किया गया। गोलकनाथ के केस में ये कहा गया कि पार्लियामेंट है अमेंड कर सकती है लेकिन फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती। केशवानंद भारती में फंडामेंटल को भी अमेंड कर सकती लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व होनी चाहिए। एक अनलिमिटेड दायरे पे नहीं, लिमिटेड दायरे पर फंडामेंटल राइट की बात की गई। इंदिरा गांधी राजनारायण में ये कहा गया कि इलेक्शन भी जो है वो जुडिशल रिव्यू के PM भी है जो रिव्यू में आ सकता है। मिनर्वा मिल में लिमिटेड अमेंडिंग पावर है कि बेसिक स्ट्रक्चर को इसको बढ़ावा मिला। चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में ट्रिब्यूनल जो है वो भी जुडिशल रिव्यू के अंतर्गत आता है। IR कोहलू के केस में 9 शेड्यूल भी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। NGAC केस में ये कहा गया कि जो जुडिशियल प्राइमरी है उसी इंटीग्रेटेड ऑफ जुडिशरी है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करने के लिए जो हमारा आर्टिकल 50 है ताकि नेशनल जुडिशियल अपॉइंट कमीशन को स्टक डाउन कर दिया गया कि उसमें जो है लेजिस्लेचर जो है अपनी भागीदारी नहीं देगा। डॉक्ट्राइन ऑफ स्क्लीज में वो कहा गया कि लॉ वैलिड होगा जब तक वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। सेवरलिटी में इनवैलिड पार्ट को हटा दिया जाएगा। ट्रू नेचर देखा जाएगा कि लॉ की कॉम्पिटेंस योग्यता कहाँ तक है, वो पिथन डॉक्ट्राइन में है। कलरेबल लेजिस्लेशन में अगर तुम अपने पावर के बियॉन्ड जाओगे तो तुम्हारा वैल्यू नहीं है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन में इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन करना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को सेव किया जा सके, जैसे फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इस प्रकार से प्रोटेक्ट करना चाहिए जैसे उसमें चंपकैया द्वैगरंजन का केस है। डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड में नोला वेयर फील्ड इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, जहाँ फील्ड पहले से ही ऑक्यूपाइड है वहाँ कोई लागू नहीं होगा। इम्पैक्ट यही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी मिलेगी, फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन मिलेगा, रूल ऑफ लॉ से देश चलेगा, स्टेट मनमानी तरीके से किसी को भी अरेस्ट नहीं करेगा, डिटेन नहीं करेगा, इलीगल जो है आर्डर नहीं देगा, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा, डिग्निफाइड लाइफ देगा, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करेगा जिससे जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फर्टर्निटी आएंगी। चैलेंजेस यही हैं कि केसेस की ज़्यादा भरमार है, जुडिशियल डिले है, ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेज हैं, जुडिशियल ओवर रीच का एक्यूजेशन है, हर जगह जुडिशरी ओवर रीच कर जाती है, अकाउंटेबिलिटी की कमी है, जवाबदेहिता, पॉलिटिकल प्रेशर है, नेताओं मंत्रियों का तुरंत फ़ोन आ जाता है, PIL का जानबूझ के हर चीज़ में फंडामेंटल राइट या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला जाता है। कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन का आज भी जवाब नहीं है। फ्यूचर में जुडिशियल रिव्यू की और महत्वता बढ़ जाएगी क्योंकि अब AI और टेक्नोलॉजी में कौन लॉ बनाएगा, किसके अंदर ये पावर होंगे, डाटा प्राइवेसी सर्वेलांस में किसके पास कौन डाटा सिटीजन का रखेगा, कौन देख रेख करेगा, किसके संरक्षण और मॉनिटर में ये सारी चीज़ें होंगी। क्लाइमेट चेंज के जैसे मामले हैं और बर्निंग के मामले हैं या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो समस्याएं हैं ये प्रॉब्लम है, उनकी देख रेख जुडिशियल रिव्यू, एक्सप्लॉइटेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल मीडिया और फ्रीडम ऑफ स्पीच में कितना जो है ध्यान रखना पड़ेगा, कितना कॉन्स्टिट्यूशन माना जाए, किसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माने जाए, जो ग्लोबल राइट हैं, क्रॉस बॉर्डर इशू हैं, उनको कैसे डील किया जाए। तो ये टेक्नोलॉजी और नए राइट के साथ इनका भी उदय हो रहा है। कंट्री में USA में स्ट्रांग जुडिशियल रिव्यू है, SC जो है किसी भी लॉ को स्टैक डाउन कर सकती है। UK में लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। जर्मनी में स्ट्रांग जुडिशियल रिव्यू है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सेपरेट कोर्ट है। कनाडा स्ट्रांग जुडिशियल रिव्यू है, चार्टर राइट इन्फोर्सिएबल कराती है। साउथ अफ्रीका में स्ट्रांग जुडिशियल रिव्यू है, कॉन्स्टिट्यूशन ही वहाँ सुप्रीम है। इंडिया में तो बेसिक स्ट्रक्चर की एक जो है लिमिट पार्लियामेंट लगाती है कि इन चीज़ों पे आप नहीं जा सकते, जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल में राइट टू प्राइवेसी को इस सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया।
66 IT एक्ट में से है, सिंगल का केस है, स्टक डाउन कर दिया अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन कर रहा है। ट्रिपल तलाक को जो है 3 बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, प्राइवेसी का मामला है, आर्टिकल 21 का मामला है, 14 का मामला है, 19 का मामला है। आधार केस में जो है लिमिटेशन डाल दी। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो है जानबूझ के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में जो ये चंदा आ रहा है, ये डोनेशन आ रहा है, ये सब चीज़ों को इलीगल करार देते हुए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। ये करप्शन पैदा कर रहा है, जो एक प्रकार से जो है मिसयूज कर रहा है मनी का, अनलिमिटेड जो है पूरी तरीके से डेमोक्रेसी के जो वैल्यू प्रिंसिपल हैं उनको कमज़ोर कर रहा है, इसलिए इसको हटा दिया है। इसीलिए H.W.R. वेड ने कहा था, लॉ इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट एंड रॉन्ग। लॉ का ये मैटर नहीं कि क्या सही क्या गलत है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को ध्यान में रखता है। संविधान केवल वकीलों के नहीं है, बल्कि आम इंसान के जीवन के लिए है कि उसका भी परिवर्तन करे, उसमें भी सुधार लाए, वो भी जागरूक सिटीजन बन सके। जैसे वो गाना है ना, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, कोर्ट भी वैसे एक जर्नी है जो जस्टिस देती है। रूल्स नहीं ज़रूरी हैं, रूल्स के साथ जो हमको न्याय मिलता है वो ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं कि इंसाफ की डगर में रुकावटें तो आएंगी, पर जो सच के खातिर चला वो छाएगा। कानून का आसरा है संविधान की शान, न्यायपालिका ही लोकतंत्र की है जान। तो दोस्तों यही बात है कि कानून से बड़ा कुछ नहीं है, कानून ही सबको बराबर करता है, पर रियलिटी में बड़ा अंतर है। अफलातून ने एक बार कहा था कि कानून वो मकड़ी का जाला है, बड़े लोग इससे बचकर निकल जाते हैं, छोटे इसमें दब जाते हैं। तो मुझे लगता है इनका स्टेटमेंट कहाँ तक सही है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मेमोरी ट्रिक JR पैक्ट चैंप से आप याद रखते हैं, जुडिशियल रिव्यू राइट प्रोटेक्शन देता है, पावर को कंट्रोल करता है, एस अकाउंटेबिलिटी, C से कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी, T से ट्रूथ एंड जस्टिस। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज बहुत ही अच्छे तरीके से मैं जुडिशियल रिव्यू समझा पाया हूँगा। और अगर पसंद आए तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।